जोहार साथियों, स्टडी विद सूरज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत है। डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़पेपर की उन न्यूज़ को जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और करेंट अफेयर सेक्शन में उन न्यूज़ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6, 7 और 8 जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को, और इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जनवरी का 1 से 8 तारीख का सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। तो यदि आप लोग कोई भी वीडियो मिस कर दिए हैं तो उसे प्लीज़ जाकर देख ले, तो आपका पूरा वीक का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो कवर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, 6, 7 और 8 तारीख का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। पेशेंस के साथ देखेंगे तो काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो डिस्कस करने वाले हैं झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो बनाया गया था 2021 में। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ यहाँ पे आ रही है कि राज्यपाल जो हमारे हैं रमेश बैस जी, इनको कुछ आपत्ति है उसके बारे में। उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं एक नया हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, तो उसको देख लेंगे। फिर डिस्कस करेंगे जैप 1 का 143वां रेजिंग डे बनाया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखेंगे ये जो जैप है झारखंड आर्म्ड पुलिस, ठीक है, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री जानेंगे हम लोग यहाँ पे डिटेल में। फिर डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़, और ये जो न्यूज़ है ख़ास तौर से COP28 जो UAE में आयोजित किया जाएगा इससे जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पे COP27 के भी बारे में एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे चांडिल डैम फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है झारखंड सरकार लगाने वाली है चांडिल डैम में फ्लोटिंग सोलर प्लांट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे रिसर्च स्टेटस इन इंडिया, भारत में भी रिसर्च मतलब अनुसंधान से जुड़े हुए कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो चर्चा में बने हुए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद मैंने एक बागवानी मिशन योजना के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था कि प्रिजर्वेशन यूनिट बांटा गया था किसानों को जिसमें भारी गड़बड़ी हुई थी, तो उसी के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे BCCI का नया जो सिलेक्शन कमेटी बनाया गया है उसके बारे में, कौन कौन से मेंबर हैं, और झारखंड से भी एक व्यक्ति इसमें जिनका समझ झारखंड से है उनको भी जोड़ा गया है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। फिर यहाँ पे बात करेंगे रांची एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्लान बनाया गया है कि रांची का जो हवा है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके, इसके बारे में भी एक योजना जो है रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब RMC ने जो है शुरू किया है, इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर बात करेंगे झारखंड में जो हायर एजुकेशन है उसको अच्छा बनाने के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, और इसके लिए भी जो है एक कमेटी बनाई गई है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही बात कर लेंगे इन 3 दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ न्यूज़ को, और वहाँ पे अवार्ड्स, ठीक है ना, अवार्ड्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मिसलेनियस कुछ ऐसे टॉपिक्स बनते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा जो हम लोगों का वीडियो है वो सभी चीज़ों को कवर करते हुए इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट काउंसिल की जिसकी स्थापना की जाती है अनुसूची 5 के द्वारा। तो अनुसूची 5 के द्वारा जो काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है उसे कहा जाता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ये जो अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं राज्यों में उनके विकास के लिए किया जाता है, साथ ही साथ उनके कुछ मुद्दे होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए किया जाता है। तो ये बनाया कब किया झारखंड में, तो देखिए ये ट्राइबली काउंसिल है नया बनाया गया था 2021 में। 2021 का डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 जून 2021 को बनाया गया था। एग्जाम में सीधे तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं ये झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, और उपाध्यक्ष जो होंगे वो होंगे झारखंड के अनुसूचित जनजाति मंत्री। तो अनुसूचित जनजाति मंत्री ये भी कौन है, तो श्री चंपई सोरेन जी जो हैं वो झारखंड के जनजातीय कार्य मंत्री हैं। तो अभी इसके उपाध्यक्ष अभी चंपई सोरेन जी हैं। अब देखिए इसमें टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं, तो अध्यक्ष को छोड़कर जो है
इसमें और 18 मेंबर हो सकते हैं। मतलब कि कितने मेंबर, 18 + 1, टोटल 19 मेंबर हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। अब इसमें ये न्यूज़ में क्यों आया, फिर से मैं बता दूं। तो राज्यपाल ने एक मीटिंग की थी जिसमें इन्होंने ये कहा कि आपने जो TAC बनाया है, मतलब कि ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल बनाया है, इसमें राज्यपाल की एक शक्ति को ख़त्म कर दिया है। तो राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति थी? राज्यपाल के पास ये शक्ति थी कि राज्यपाल अपने से इस ट्रैवरी काउंसिल में 2 लोगों को जो है सिलेक्ट कर सकता था। ठीक है, 2 लोगों को अपने से सिलेक्ट करके इसका मेंबर बना सकता था। और इस नियम को जो है झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं, सिंपली बोले तो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने जो है इस नियम को ख़त्म कर दिया। मतलब कि राज्यपाल के पास जो शक्ति थी वो छिन्न हो गई, समाप्त हो गई। और इसी को लेकर राज्यपाल ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी जो सरकार है उसके पास और मंत्रियों के पास। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये न्यूज में आया था। तो कौन सी चीज़ यहाँ पे किया गया? तो राज्यपाल के पास जो शक्ति थी जिसके तहत वो 2 व्यक्ति को इसका सदस्य मनोनीत कर सकते थे, उस शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। और इसके 19 मेंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 19 मेंबर हैं और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है। इस 19 में अध्यक्ष भी शामिल है, मतलब कि आपको 18 + 1 ध्यान रखना है। तो इतने सदस्यों को बनाया गया था। इसमें 2 लोगों का नाम जरूर आप याद रखिएगा। एक तो है श्री विश्वनाथ सिंह, ठीक है, और दूसरा है श्री जगत मुंडा। ये 2 ऐसे लोग हैं जिनको जो बाकी सदस्य हैं, ठीक है, बाकी सदस्य हैं उनके द्वारा चुना गया था। पहला तो है श्री विश्वनाथ सिंह सरदार, जिनका निवास स्थान है पटमदा, और ये जो स्थान पड़ता है ये पूर्वी सिंहभूम में। और दूसरा है श्री जगल मुंडा, और इनका जो स्थान है वो है अनगढ़ा, रांची। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है, जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अगला न्यूज़ है बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ बना है? राउरकेला में। और ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, मतलब उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के अनुसार ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बाय सीटिंग कैपेसिटी, मतलब कि जहाँ पे चेयर लगे हुए हैं उस चेयर को देखा जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन गया है। और यहाँ पे जो वर्ल्ड कप हॉकी ऑर्गेनाइज होने वाला है जनवरी में, ये यहीं पे आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक और स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम, जो भुवनेश्वर में है। तो इन 2 स्टेडियम में प्रमुख रूप से आयोजित किया जाएगा। और ये जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है बिल्कुल नया स्टेडियम है। 5 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था और पहला मैच यहाँ पे खेला झारखंड प्लस उड़ीसा की जो हॉकी टीम है इन्होंने, और झारखंड ने जो है उड़ीसा को हरा दिया। तो ये तो आपसे नहीं पूछेंगे कि कौन किसको हराए, बस ये ध्यान रखिएगा कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम विश्व में जो चेयर वहाँ पे लगे हुए हैं उसके हिसाब से, मतलब सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। राउरकेला में है, राउरकेला सुंदरगढ़ जिला में। अब चलिए देखते हैं जैप के बारे में। तो जैप का 143वां रेजिंग डे मनाया गया 5 जनवरी को। और ये जैप, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो झारखंड आर्म्ड पुलिस। लेकिन क्या जब इसका स्थापना किया गया था तो इसका नाम झारखंड आर्म्ड पुलिस ही था? तो नहीं, इसकी स्थापना किया गया था 1880 में न्यू रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में, न्यू रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में किया गया था। फिर 1892 में इसका नाम रखा गया बंगाल मिलिट्री पुलिस, बंगाल मिलिट्री पुलिस इसका नाम रखा गया। फिर 1905 में इसका नाम रखा गया गोरखा मिलिट्री, क्योंकि यहाँ देखिएगा ज़्यादातर लोग जो हैं वो गोरखा ही रहते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं गोरखा ही रहते हैं। फिर 1948 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसका नाम रखा गया बिहार मिलिट्री पुलिस, बिहार मिलिट्री पुलिस। मतलब 1992 में बंगाल मिलिट्री पुलिस, 1948 में बिहार मिलिट्री पुलिस। और जब बिहार से अलग हुआ झारखंड 2000 में तो इसका नाम रखा गया झारखंड मिलिट्री पुलिस। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी को इसका रेजिंग डे मनाया गया। अब थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पुलिस में देखेंगे ना, तो पुलिस में सबसे ऊपर होता है DGP, ठीक है, सबसे ऊपर होता है DGP। उसके नीचे होते हैं IG। तो झारखंड में आपको 4 IG मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन? तो IG रांची, IG पलामू, IG दुमका और IG बोकारो। और IG बोकारो के नीचे आप देख सकते हैं 2 DIG मिलेंगे। IG दुमका के नीचे 1 DIG मिलेगा और IG पलामू के नीचे 1 DIG मिलेगा।
लेकिन जो आपका आईजी रांची है उसके अंतर्गत 2 डीआईजी देखने को मिलेंगे और उस तरह से फिर जिला वाइज एसपी जो है वो होते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी टेक्निकल इसमें टर्म आएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सबको बहुत ईजी बना के आप लोगों को बता सकूँ। सबसे पहले तो जो COP28 है, ये ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होगा UAE में, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए COP28 इसका आयोजन होगा UAE में, और COP27 इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो शर्म शेख जो पड़ता है आपका इजिप्ट में, यहाँ पे हुआ। और COP26 ये आयोजित किया गया था ग्लासगो में। ये होगा 23 में, ये हुआ 22 में, और ये जो हुआ था ये 21 में हुआ था। अब देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक होता है सामूहिक प्रगति, मतलब पूरा विश्व कैसे प्रगति कर रहा है, इसी का आकलन करने के लिए, इसी को मेजर करने के लिए जब COP26 हुआ था उस समय एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था जिसका नाम था ग्लोबल स्टॉक टेक। और ये क्या करता है, तो ये मेजर करता है कि विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड कितना प्रगति कर रहा है, सामूहिक रूप से कितना प्रगति कर रहा है, इसको मेजर करता है ग्लोबल स्टॉक टेक। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है ये 2 साल के लिए होता है। मतलब कि देखिए 2021 में शुरू हुआ, तो 2021 से 2022 1 साल, और 2022 से 2023 दूसरा साल, मतलब ये 2 साल हो गए। तो अब क्या है कि 2023 में जब UAE में होगा COP28, तो यहाँ पे इसी का डिस्कशन किया जाएगा कि 2 साल में कितना प्रगति विश्व ने किया। ठीक है, 2 साल में कितना प्रगति विश्व ने किया। अब देखिए 2 साल में कितना प्रगति किया वो तो हम लोग वहाँ पे आकलन का हिसाब से जो भी डिस्कशन होगा वो तो कर लेंगे, लेकिन ये जो आपका ग्लोबल स्टॉक टेक है ये 5 वर्षीय होता है। मतलब कि 5 वर्ष में एक बार। अभी मान के चलिए 2003 में इसका डिस्कशन कंप्लीट होगा, 2003 नहीं 2023 में, तो फिर ये 5 साल बाद फिर से स्टार्ट होगा। 5 साल बाद मतलब कि 2028 में ये फिर से स्टार्ट होगा। अभी 5 साल का गैप रहेगा, फिर 2028 में ये स्टार्ट होगा, तो 2028, 2029 और 2030, मतलब कि 28 में शुरू होगा, फिर इसका डिस्कशन होगा 2030 में। तो इस तरीके से 5 साल का गैप करके हर 2-2 साल के लिए ये प्रोग्राम चलता है। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, थोड़ा पीछे करके। अब देखिए अगला चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि COP27 में एक सहमति बनी थी। कैसी सहमति बनी थी? सबसे पहले COP27 कब हुआ? तो 2022 में हुआ। कहाँ हुआ? इजिप्ट, मिस्र में, शर्म शेख में। ठीक है, अब ध्यान रखिए इसमें क्या डिस्कशन हुआ। देखिए हम लोगों को पता है कि जो विकासशील देश हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो विकसित देश हैं वो बहुत पहले इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा के ही जो है विकास किए थे। तो उनको देना पड़ेगा हर्जाना। किसको? विकासशील देश को, जैसे भारत को। मतलब कि जो आपका USA है, USA मतलब अमेरिका, या UK है, या फिर जो कनाडा है, ये सब जो विकसित देश हैं इन्होंने कभी ना कभी तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया था ना, तभी जाके जो है वो विकास कर पाए। और अभी जब विकासशील देश जैसे कि इंडिया अगर बोलता है कि हम विकास करेंगे पर्यावरण को प्रदूषित करके, तो फिर ये जो देश हैं ये आंखें दिखाने लगती है। तो इसी का यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला गया। क्या? तो जो विकासशील देश हैं उनको 100 अरब डॉलर मिलेगा। और ये 100 अरब डॉलर देगा कौन? तो ये 100 अरब डॉलर देगा विकसित देश, जैसे कि USA, जैसे UK, जैसे कनाडा। ठीक है, ये सब देश जो है विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर देंगे, और इसी की सहमति बनी थी COP27 में। तो ये जो चीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो 100 अरब डॉलर होगा ये कैसे दिया जाएगा। तो इसकी घोषणा हो सकती है कब? 2023 में ही वित्त शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा पेरिस में। वित्त शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस में। तो इस राशि की घोषणा यहाँ पे हो सकती है।
या फिर मोरक्को में 2023 में ही मोरक्को में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मीटिंग होने वाला है। तो यहाँ पर जो है इस राशि की घोषणा हो सकती है। मतलब कि दो जगह, पहला तो है आपका कहाँ पे, तो पेरिस में वित्त शिखर सम्मेलन होगा, वहाँ पे इसकी घोषणा हो सकती है, या फिर मोरक्को में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी, वहाँ पे इसकी घोषणा हो सकती है। तो यहाँ पे दो मैंने आपको सम्मेलन भी बता दिया। अब देखिए यहाँ पे और क्या चीज़ ध्यान रखना है इसके बारे में। तो जो हमारा FAO है, FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर में आता है, ये क्या करने वाला है COP28 में। ये जो है COP28 में एक योजना बना रहा है जिसमें ये बताएगा कि प्रदूषण के वजह से, जो प्रदूषण है इसके वजह से खाद्य सामग्रियों की कितनी कमी पड़ सकती है विश्व भर में, इसको यहाँ पे बताएगा। और COP28 में ही ध्यान रखिएगा, COP28 में ही UAE और USA, मतलब कि UAE और USA इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम रखा है एम फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव। क्या? एम फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव। और इसको ये लॉन्च करेंगे, ठीक है। कौन कौन? UAE और USA, इसका भी ध्यान रखिएगा COP28 में। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि इसी COP28 में महासागर से जुड़े हुए भी काम होंगे। मतलब कि महासागर को बचाने के लिए, महासागर से बचाने के लिए क्या काम होगा, तो महासागरों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और उसके बाद जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, इस वायु प्रदूषण को एरोसोल प्रदूषण भी बोलते हैं। एरोसोल, एरो मतलब हवा ही होता है, ठीक है। तो एरोसोल प्रदूषण होता है, तो इस एरोसोल प्रदूषण को कम करने के लिए भी काम किया जाएगा। कहाँ पे? तो यूनाइटेड नेशंस में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और COP21 जो है वो कहाँ हुआ था? COP21 हुआ था आपका पेरिस में। COP21 जो है वो पेरिस में हुआ था, जिसे COP21 कहा जाता है। कब हुआ था? 2015 में। और यहाँ पर से एक चीज़ ध्यान रखना है, COP21 में ये कहा गया कि विश्व भर की जो तापमान है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो जो तापमान है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए आने वाले दिनों में। तो ये 2 डिग्री इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। तो ये सब चीज़ें आपको एनवायरनमेंट से ध्यान रखनी है COP21 और COP27 से मिलाकर। अब हम लोग बात करते हैं चांडिल डैम के बारे में। चांडिल डैम जो है सरायकेला खरसावां का काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है और एक पिकनिक स्पॉट भी है। बहुत से लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने जाते हैं। यहाँ पे झारखंड सरकार क्या करने वाली है, तो सोलर प्लांट लगाने वाली है। कैसी सोलर प्लांट? तो फ्लोटिंग, मतलब कि तैरता हुआ सोलर प्लांट इसीलिए लगाना चाहती है क्योंकि इसको अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन है वो बढ़ाना है, क्योंकि कितना दिन जो है बिजली खरीदते रहेगी। तो यहाँ पे 600 मेगावाट सोलर फ्लोटिंग प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। और झारखंड का एक एजेंसी है जिरेडा इसको जो है लगाने का काम करेगी। और इसमें जो है 600 मेगावाट इसका कैपेसिटी रखा गया है। ध्यान रखिएगा, झारखंड की जो सोलर नीति है इसके तहत 2047 तक 4000 मेगावाट सोलर रिन्यूएबल एनर्जी जो है उत्पादित करना है। 4000 मेगावाट सोलर से उत्पादित ऊर्जा को उत्पादित करना है 2027 तक। ये कहाँ लिखा गया है? तो झारखंड के सोलर नीति में लिखा गया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि 100 मेगावाट का जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया जाना है, तो गेतलसूत में लगाया जाना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपका 4000 मेगावाट है ना, 4000 मेगावाट जो 2047 तक उत्पादित करना है, इसमें से 900 मेगावाट जो है वो फ्लोटिंग सोलर प्लांट से आना चाहिए। ये बात कहा गया है। टोटल जो 2047 तक सोलर ऊर्जा के थ्रू ऊर्जा उत्पादन करना है वो है 4000 मेगावाट, लेकिन इसमें से 2047 तक 900 मेगावाट तैरता हुआ सोलर जो प्लांट लगेगा उससे उत्पादित करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं रिसर्च का भारत में क्या कंडीशन है। तो रिसर्च का भारत में कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 लाख की आबादी में सिर्फ 255 शोधकर्ता हैं। 10 लाख की आबादी में 255 शोधकर्ता ही आपको
मिलेंगे भारत में। तो इसी से जुड़े हुए कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले तो रिसर्च में अगर हम लोग बात करें तो आगे कौन सा देश है, तो सबसे पहले है आपका USA, ठीक है। दूसरा कौन है, चाइना। तीसरा कौन है, जापान। ये सब रिसर्च में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और उसके बाद एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स। ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स, ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स की अगर बात करें 2020 के अनुसार, ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स 2020 के अनुसार बात करें तो भारत का रैंक काफ़ी पीछे था। कितना था रैंक, तो भारत का रैंक यहाँ पे था 75वां। और पहले स्थान पे कौन था, तो सिंगापुर था। और दूसरे स्थान पर था USA। तो इस तरीके से देख सकते हैं भारत में रिसर्च की स्थिति काफ़ी बुरी है। हम लोग 75वें नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं और USA या फिर सिंगापुर जो है वो पहले दूसरे नंबर पे आता है। तो ये है रिसर्च से जुड़ा हुआ। यहाँ पे GKI जो है, GKI जो मैंने बताया ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी इसका हाल में ही तो रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन 2020 में जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार भारत को 75वां रैंक दिया गया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। एक बागवानी मिशन मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही, 2 या 3 दिन पहले। अगर आप लोग वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो पता होगा। तो बागवानी मिशन के अंतर्गत मैंने बताया था कि एक प्रिजर्वेशन यूनिट जो है किसानों को बांटा गया था और इसका कॉस्ट 2 लाख रखा गया था कि 2 लाख तक का एक प्रिजर्वेशन यूनिट बांटना है किसानों को। लेकिन क्या हुआ घपला कि इसमें 25 लाख मैंने बोल दिया 25,000 का ही जो है प्रिजर्वेशन यूनिट बांटा गया। बाद में जो है फल और सब्जियां जो है, प्रमुख रूप से फल, ख़राब होने लगी क्योंकि अच्छी क्वालिटी का था नहीं, तो ख़राब होना तो था ही, ठीक है। बाद में झारखंड सरकार को ये चीज़ पता लगा और झारखंड सरकार ने इसके जांच के लिए कमेटी बैठा दी। और ये जो कमेटी है अब जांच करेगी कि कैसे यहाँ पे गड़बड़ी की गई है। और इसी की जांच के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई है। किसकी अध्यक्षता में, तो एक अधिकारी हैं, नाम है उनका अजेश्वर प्रसाद सिंह। क्या नाम है, अजेश्वर प्रसाद सिंह। आप लोग ध्यान रखेंगे, अजेश्वर प्रसाद सिंह को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। एक कमेटी बनाई गई है जो इस प्रिजर्वेशन यूनिट से जुड़े हुए जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनकी जांच करेगी। और ये जो हैं संयुक्त कृषि निदेशक हैं, कौन, अजेश्वर प्रसाद सिंह। और इसमें और कितने मेंबर हैं, तो इसमें टोटल 4 मेंबर हैं जिसमें एक अध्यक्ष हैं। बाकी 3 लोग हैं, लव कुमार, फिर है एक सावन कुमार और एक है रूप कुमार। तो इन सब चीज़ों का आपको नाम नहीं याद रखना है, बस जो अध्यक्ष हैं अजेश्वर प्रसाद सिंह, बस इनका नाम याद रखना है। मैं ऐसे लिंक करने के लिए बता देता हूँ, लेकिन सबको आपको याद नहीं करना है, सारा चीज़ एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। और इनको 10 ही दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, बताइए इतना जल्दी। और इसका जो जांच है वो बोकारो से शुरू होगा। कहाँ से, तो बोकारो से इसका जांच शुरू होगा। कौन कौन से जिलों में होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ, देवघर, कोडरमा, गढ़वा, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और गिरिडीह। कौन कौन सा, देवघर, कोडरमा, गढ़वा, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और गिरिडीह। और इसकी जांच कहाँ शुरू करनी है, तो बोकारो से शुरू करनी है। इन सब जिलों का नाम आपको नहीं याद रखना है, मैं बस ऐसे लिंक के लिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बाकी याद रखना है तो रख सकते हैं। आपको JPSC मेंस अगर लिखना है तो फिर इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए बात करते हैं आगे हम लोग BCCI के नए जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है उसके बारे में। तो BCCI का जो नया सिलेक्शन कमेटी है इसमें फिर से जो अध्यक्ष बना दिया गया है वो चेतन शर्मा को बना दिया गया है। और कौन है, तो शिव सुंदर दास हैं, सुब्रतो बनर्जी हैं, सलील अंकोला है और जो है आपका सिद्धारन शरत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये सुब्रतो बनर्जी। सुब्रतो बनर्जी का झारखंड जो संबंध है वो झारखंड से भी रहा है। सुब्रतो बनर्जी का जो संबंध है वो झारखंड से भी रहा है, तो इसलिए आप लोग सुब्रतो बनर्जी को ध्यान रखेंगे। और अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो चेतन शर्मा बनाए गए हैं। इससे इतना ही ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं रांची एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्लान की। तो देखिए रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब कि जो रांची का नगर निगम है, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। रांची का जो नगर निगम है, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके तहत क्या किया जाएगा ये मैं बता देता हूँ। तो झारखंड में जो आपका झारखंड का राजधानी है रांची, यहाँ पे प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। ये जो प्लान है ये शुरू किया गया है। अब इसमें होगा क्या, मैं ये आपको बता देता हूँ। देखिए जो वित्त आयोग है, अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अध्यक्ष है इनके NK सिंह। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, तो जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए क्या है, तो
ये जो 15वां वित्त आयोग है, इसके तहत ऐसा प्रावधान किया गया कि वैसे शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उनको मिलेगा पैसा। काहे पैसा मिलेगा? तो वहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन मतलब कि वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए पैसा दिया जाएगा। और इसी के तहत आपको पता होगा कि रांची की जो जनसंख्या है वो 10, तो रांची का आवंटित किया गया है कितना? तो 25 करोड़ रुपया। 25 करोड़ रुपया जो है रांची को आवंटित किया गया है। और ये जो 25 करोड़ रुपए हैं इसका खर्च किया जाएगा रांची में हवा के जो क्वालिटी है उसको सुधारने के लिए, प्लस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ठोस कचरा प्रबंधन, इसके लिए इन दोनों को मिलाकर जो है रांची को 25 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा जो वायु प्रदूषण होता है इसमें PM 2.5 और PM 10 ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं जो आप कह सकते हैं वायु में मिलते हैं, इनको खास तौर से कम करने के लिए जो है ये पैसा आवंटित किया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, तो फिर आप समझने में इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सबसे पहले ये समझिए, कुछ दिन पहले जो नैक था, नैक ने क्या किया? तो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता देने से मना कर दिया। अब झारखंड सरकार को आया गुस्सा, तो इन्होंने बैठा दिया जांच कमेटी। अब और एक कमेटी बैठा दिया गया, और ये कमेटी क्या करेगी? जो वहाँ जो टीचर जो है ना स्तर पे उच्चतर जो शिक्षण कार्य करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनका डेवलपमेंट करेगी। और उनका डेवलपमेंट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके, ताकि उनको जो है नैक के साथ साथ बाकी जो एग्रीगेशन करने वाले जो संस्था हैं वो उनको अच्छा प्रमाण पत्र दे सके। और इसीलिए जो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम झारखंड में शुरू किया गया है। और ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको चालू रखने के लिए, इनको जो है अच्छे तरीके से क्रियान्वित करने के लिए एक कमेटी भी बनाया गया है। और ये कमेटी जो है ये बनाया गया है सैयद रियाज अहमद, जो सैयद रियाज अहमद है इनकी अध्यक्षता में, सैयद रियाज अहमद की अध्यक्षता में। और आपको बताया था जो नैक एग्रीगेशन नहीं मिला ना इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, और तो इसकी जांच के लिए, तो इसकी जांच के लिए गरिमा सिंह, जो गरिमा सिंह कौन है? तो गरिमा सिंह झारखंड की शिक्षा निदेशक हैं, शिक्षा निदेशक। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। तो टोटल 2 कमेटी इसी से जुड़ी हुई है, मतलब कि उच्चतर शिक्षा से ही जुड़ी हुई है। पहली तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है जो नैक एग्रीगेशन नहीं मिला उसकी जांच के लिए गरिमा सिंह की अध्यक्षता में जो है कमेटी बनाई गई है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सारी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, झारखंड की एक एथलेटिक हैं सपना कुमारी, ठीक है। तो जो सपना कुमारी हैं इनका सिलेक्शन किया गया है सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ठीक है। सीनियर इंडोर मतलब कि जो मैदान नहीं बल्कि एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के अंदर खेला जाता है उसको बोलते हैं इंडोर। तो सीनियर इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जिसका आयोजन हो रहा है अस्ताना में, अस्ताना कजाकिस्तान, वहाँ पे खेलने जाएंगी कौन? तो जो सपना कुमारी हैं। सपना कुमारी ने जो है 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था आपका गुजरात में, वहाँ पर भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और ये जाएंगी कहाँ? तो अस्ताना जाएंगी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भाग लेने। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। झारखंड से एक सिर्फ जो आपका लड़की है वो खेलने जाएगी। और जो भारत से बात करें तो 26 सदस्यीय टीम जा रही है अस्ताना, तो इसका ध्यान रखेंगे। स्पोर्ट्स में और अगर हम लोग बात करें तो जो आपका हॉकी विश्व कप है वो जनवरी में उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा, ये तो पता ही है आप लोगों को। और क्या ध्यान रखना है? और यहाँ पे स्पोर्ट्स से ध्यान रखना है कि जो आपका एथलीट हैं आशा किरण बारला, जो आशा किरण बारला हैं इनको जो है सीनियर चैम्पियनशिप के लिए जो कैंप आयोजित किया जा रहा है कहाँ? तो बेंगलोर में। तो यहाँ पे इनको बुलाया गया है। तो आशा किरण बारला ध्यान रखिएगा, एथलेटिक्स हैं, एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं और झारखंड की हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, महिला हॉकी जो है उसमें अभी झारखंड की 4 महिलाएं खेल रही हैं।
4 महिलाएं कौन कौन खेल रही हैं? तो निक्की प्रधान खेल रही हैं, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंडुंग, ठीक है। तो ये जो 4 महिलाएं हैं, ध्यान रखिएगा, ये अभी भारत में महिला हॉकी टीम के साथ खेल रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी आयोजित होने वाला है एशिया कप हॉकी, एशिया कप हॉकी आयोजित होने वाला है। और इस हॉकी कप में जो जीतेगा, उसे सीधे जो है एंट्री मिल जाएगा पेरिस ओलंपिक में, 2024 में। तो इसलिए जो है ये जो महिलाएं हैं अभी पूरा प्रैक्टिस कर रही हैं, खेलेंगी, जीतेंगी और पेरिस ओलंपिक में फिर भाग लेंगी। अब चलिए बात करते हैं कुछ अवार्ड्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड में भारत की 2 फिल्मों को जो है नॉमिनेशन मिला है। पहला तो आप लोगों को पता होगा RRR, ठीक है, इसको जो है ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया गया है, और गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड होता है फिल्मों के लिए, वहाँ पे भी नॉमिनेट किया है। और एक फिल्म और है, एक और फिल्म है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स, ठीक है। इस फिल्म को भी जो है बाफ्टा में नॉमिनेशन मिला है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और अवार्ड है, एक और अवार्ड का मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, और वो भी न्यूज़पेपर में दिया था, ठीक है। तो एक अवार्ड है जिसका नाम है, ये बेसिकली लॉ, ठीक है। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा जो है भारत के जो CGI हैं, CGI अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। तो DY चंद्रचूड़ को जो है अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा अवार्ड? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा DY चंद्रचूड़ को। किसके द्वारा? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा जो है DY चंद्रचूड़ जी को अवार्ड दिया जाएगा, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मिसलेनियस, यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ कुछ चीज़ जो है वो थोड़ा सा इन कैटेगरियों में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए, एक है RBI जो है झारखंड नहीं, मतलब इंडिया का है सेंट्रल बैंक। RBI जो है सेंट्रल बैंक है भारत का। इन्होंने जारी किया है ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, इन्होंने जारी किया है ग्रीन बॉन्ड। और ये जो ग्रीन बॉन्ड है, ये टोटल 16,000 करोड़ रुपए के जो है ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं, 16,000 करोड़ रुपए के। और इनको बेचा जाएगा, और इनको बेचने से जो राशि प्राप्त होगी वो खर्च की जाएगी रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में। रेन्यूएबल एनर्जी जहाँ पर से उत्पादित किया जा सकता है उस वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। और इस प्रकार का ग्रीन बॉन्ड जारी की पहली बार RBI ने किया है, क्योंकि RBI सोच रहा है कि इससे जो पैसे मिलेंगे वो वैसे चीज़ों में लगाया जाएगा जिससे रेन्यूएबल एनर्जी में जो है बढ़ोतरी होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड है, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो BCCL है, BCCL उत्पादन में सबसे अच्छा करने वाला कंपनी बना है। और उसके बाद है CCL, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो BCCL 1 नंबर में रहा और CCL फिर दूसरे नंबर पे रहा। एक चीज़ एक और झारखंड से ही जुड़ा हुआ है, मिसलेनियस ही है, मैं यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर दे रहा हूँ। झारखंड में जितने भी वित्त रहित शिक्षण संस्थान है, जैसे मदरसा हो गया, संस्कृत स्कूल हो गया, ये सब चीज़ों जो है यहाँ पर जो भी टीचर या फिर जो स्टाफ काम करते हैं उनको अब सीधे अकाउंट में सैलरी दिया जाएगा। पहले अकाउंट में सीधे सैलरी नहीं दिया जाता था। ये जो पैसे हैं ये स्कूल के अकाउंट में भेजे जाते थे, फिर स्कूल जो है अपने स्टाफ को सैलरी देता था। लेकिन अब जो है झारखंड सरकार ने इसकी नियमावली को परिवर्तित कर दिया है, और अब जो है सीधे वहाँ पे काम कर रहे जो भी स्टाफ है, चाहे वो टीचर हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही सैलरी दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे शिक्षकों को भी काफ़ी लाभ होगा, या फिर स्टाफ हैं उनको भी लाभ होगा। तो ये सब सारी चीज़ें थी, मैंने आज डिस्कस की। एक काफ़ी लंबा वीडियो था, उतना भी तो लंबा नहीं था, लेकिन कई सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने में टाइम लग जाता है, अच्छे से समझाने में टाइम लग जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर से आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।